अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, 9 दिसंबर को राज्यसभा में एक कानून इंट्रोड्यूस हुआ और भारी मार्जिन के साथ उस कानून को अप्रूवल मिला। एक ऐसा कानून जिसका नाम सुनते ही लोग बेचैन हो जाते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। बीते दिनों 9 दिसंबर फ्राइडे को बीजेपी के एक सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया। वोटिंग हुई और बिल के फेवर में 63 वोट्स पड़े, वहीं इसके खिलाफ 23 वोट्स डाले गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जिसके बारे में बात करने की, इसकी पेचीदगी को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है पूरे देश में जो भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी ट्राइब से हो, उनके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, यकसा कानून होना चाहिए। ये कानून पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरी तरह से संवैधानिक है, यानी दस्तूर के ऐन मुवाफिक है, दस्तूर के ऐन मुताबिक है। ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ लोग खुद को लिबरल और सेकुलर कहते हैं और मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई लड़ने का दम भरते हैं, हमें उनके झूठ को समझना चाहिए और उनके बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये असल में उन्हीं का किया धरा है। और ये जो पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया है ये लिबरलिज्म से आता है। ये और बात है कि बीजेपी के सपोर्टर्स इस कानून को हिंदुइज्म से समझते हैं और मुसलमानों का इस कानून से भारी नुकसान हो रहा होगा, ऐसा सोच करके वो खुश हो रहे होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी रहनुमाई उसूल के आर्टिकल 44 में यह बात बाज़ाब्ता से मेंशन किया गया है कि पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो ऐसे स्टेप्स ले, ऐसे इक़दामात करे जिससे यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करना, पूरे मुल्क में जो यकसा कानून है इसका निफाज करना आसान हो सके। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए फायदेमंद है? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लिबरल आइडिया है तो ये जो हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी है वो इस कानून को क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही है? जब हम इन सवालों को समझते हैं और इसके रूट को चेक करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ खुसूसी राइट्स दिए हुए हैं और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उनको यानी मुसलमानों से जो प्रिविलेज है वो छीन लेगा। इसीलिए हम ये देखते हैं कि बीजेपी के कई सारे लीडर्स, कई सारे मिनिस्टर्स, यहाँ तक कि कुछ स्टेट के चीफ मिनिस्टर 4 बीवी और 40 बच्चों वाला जो नैरेटिव है, जो फेक नैरेटिव है, उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं और बहुत जगह पे ऐसे बयानात दे रहे होते हैं। सामान वाले वो तो सुनने वाले समझने वाले हैं नहीं, क्या ध्यान गया? 4 विवाह ये सब की प्रथा वो छोड़ देंगे। একজন পুৰুষে তিনি চাৰিজনীকৈ মহিলা বিয়া কৰোৱাৰ অধিকাৰ স্বাধীন ভাৰতত থাকিব নোৱাৰে আৰু এনে ব্যৱস্থাৰ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। कि अगर आप फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा शादी का मामला तकरीबन नेग्लिजिबल है। जहां अगर आप 1991 सेंसस की रिपोर्ट देखें तो आप ये देखेंगे कि मुसलमानों में पॉलीगैमी 5.7 है, जो हिंदुओं के 5.8 के मुकाबले कम ही है। वहीं आदिवासियों में ये रेशियो 15.25 था। फिर अगर आप 2006 की सर्वे रिपोर्ट देखें तो आप ये देखेंगे तो ये मुसलमानों में 5.7 से घट करके 2.55 रह गया है, जो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। यानी अगर आप इसको देखें कि 100 में से 2% लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो यकीनन निग्लिजिबल है। अब अगर यहां पर आप 40 बच्चों वाले नैरेटिव का पोस्टमार्टम करें तो आप इस दावे को भी खोखला पाते हैं, क्योंकि मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट सिर्फ 2.3 है। कहां 40 बच्चों का मामला और कहां सिर्फ 2 बच्चे। तो आप इसको भी देखें कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। ये और बात है कि हमें इस सच्चाई को समझना चाहिए कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हमारे लिए हलाल कर दिया है, जिस चीज़ को जायज़ कर दिया है, चंद लोगों के हलाल कर देने से या नाजायज़ कर देने से हमें उसको अपने ऊपर हराम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हलाल समझना चाहिए और उसको जायज़ समझना चाहिए। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक देश हो, एक कानून हो, सबके लिए बराबर कानून हो, लेकिन जब आप इसको बारीकी से पढ़ें और समझें तो आप ये महसूस करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए एक बहुत ही खतरनाक कानून है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग इंडिजिनस ग्रुप्स हैं। इसीलिए आपने इंडिया के ताल्लुक से सुना होगा अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
मगर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एकता में अनेकता और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को खत्म करते हुए, बिना कॉमन ग्राउंड तैयार किए हुए, बिना किसी प्लानिंग के समानता में बदलने की एक ऐसी खतरनाक कोशिश है जो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट करने वाला है। आप अंदाजा लगाइए कि देश में गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज 705 अलग अलग ट्राइब्स हैं और अभी ऐसे हजारों इथनिक ग्रुप्स रहते हैं जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1985 के अकॉर्डिंग सिर्फ असम में 115 ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं, जिसमें बोडो का नाम आपने सुना होगा, जो न सिर्फ असम में बोडोलैंड की डिमांड कर रहे हैं बल्कि उसके लिए मिलिटेंट स्ट्रगल कर रहे हैं और इसी वजह से आए दिन वहां से वायलेंस की खबरें आती रहती है। इन सब ट्राइब्स के अपने अपने फेथ, रूल, रेगुलेशन, वैल्यूज और कस्टम्स हैं और सोशल नॉर्म्स हैं, इसीलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रावधान भी दिया हुआ है। यकीनन यूनिफॉर्म सिविल कोड से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है और मुमकिन है कि वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी शनाख्त को टारगेट होता हुआ देख करके एंजाइटी में जाएंगे, कल्चरल एंजाइटी, जो उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल करने वाला है, जो एंड ऑफ द डे सोसाइटी में उन्हें अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए मजबूर करेगी। इसीलिए ट्राइबल्स के राइट के लिए फाइट करने वाला एक ग्रुप, द राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने 2016 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बात अगर मुसलमानों की जाए तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के सिर्फ पर्सनल लॉज ही हैं। क्रिमिनल लॉज को उन्होंने 1947 में पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, या ये कहिए कि उन्होंने आधे कुरान को मानने की पहले ही ठान ली थी और अब जो वो पर्सनल लॉज हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज होने लग रहा है। और जो सबसे आई ओपनिंग पार्ट है वो ये है कि ये सारी चीज संवैधानिक तरीके से हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स, उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ के लीडर्स ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के फ्यूचर के लिए, यूनिटी के लिए खतरनाक है। एक मौलाना ने तो यहां तक कह दिया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आंदोलन करेंगे और उसके खिलाफ एक बड़ी एहतजाज करने वाले हैं। अगर जबरिया तौर पर सामान्य नागरिक संहिता के कानून को मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की गई तो मुसलमान, कबायली, शेड्यूल ट्राइब, दलित और बुद्धिस्टों, जैन और सिखों को साथ में लेकर के हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। जब यह कानून पूरी तरह से संवैधानिक है तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर आपको वाकई कोई मसला और कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आपको बेहतर यह है कि इसको गौर करें और इसको समझने की कोशिश करें कि क्या आपको वाकई रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। और अगर रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कैसे आ गया? एक ऐसा कोड जिसके बाद आपके जो भी रिलीजियस पर्सनल राइट्स हैं वो सारे छीन लिए जाएंगे। तो आखिर में यह समझ लें कि जो मुस्लिम जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो जाएं और चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, सही से रिसर्च करें और जो रूट कॉज है, जो रियल मसला है, उसको पहचानें और उसको समझें और उसके बाद आवाम को और लोगों को अवेयर करें कि ये कितना ख़तरनाक उनके लिए साबित हो सकता है और रिलीजियस फ्रीडम का जो एक झूठा है वो क्रिएट किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।